हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पीछे पढ़ रखी है, फिर उसको हमने यहाँ पर रिजल्ट लिखा है। क्यों? चूंकि हम पढ़ने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। आइए देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाई E1 लिखा, मीन्स हमको यहाँ पर E1 गिवन है और किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? E2 को। तो उसका रिजल्ट लिखा है और ये P1 इज नॉट इक्वल टू 0 और चूंकि प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है इसलिए कंडीशन लिखना मस्ट है। और यहाँ पर क्या है? E2 गिवन है जिसको हमने यूज किया, E1 गिवन है और हमने यहाँ पर इसको भी लिख दिया है कि मान लीजिए E2 गिवन है, E1 की निकालनी है। तो चूंकि आपको क्वेश्चन में दोनों शब्द में दिखाई पड़ता है तो ये हमने रिजल्ट लिख दिया इसका भी। अब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी क्या है? हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर हम A इंटरसेक्शन B की बात करें, हम वहां से लेने जा रहे हैं सेट से, A इंटरसेक्शन B की बात करें तो A इंटरसेक्शन B क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कर रहा है कि अगर उसकी हम डेफिनेशन लिखें, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू प्रॉपर्टी मेथड से x सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू क्या? B। यानी मीन्स ये जो एलिमेंट आ रहा है इसके अंदर वो किसका? A का भी है एंड B का भी है। और ये पीछे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में हम बता के आए हैं, जब एंड लगता है बीच में इसका मतलब क्या हुआ? वहां पर क्या हो रहा है? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन को। वही चीज यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पर ले जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी पर बेस चीज वही है जो कॉम्बिनेशन ने आपने पढ़ी है। और देखिए कैसे, तो अब यहाँ पर रिजल्ट क्या मिला कि हम ये पढ़ के आए हैं, तो अब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? E1 और E2 के बारे में। क्यों? क्योंकि E1 इंटरसेक्शन E2 में जो एलिमेंट मिलेगा वो क्या होगा? E1 का भी होगा एंड E2 का भी होगा। तो उसकी वैल्यू दोनों केसेस में हमने निकाल ली। तो देख रहे हैं ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है? PE1 इंटू PE2 बाई E1 हो रहा है। वही चीज ये वैल्यू हमारी क्या हो रही है? इसके हिसाब से क्या हो रही है? PE2 इंटू PE1 बाई E2। तो ये रिजल्ट दिमाग में रखिएगा कि अगर आप PE1 ले रहे हैं तो यही अपॉन में आ रहा है, जब PE2 ले रहे हैं तो यही अपॉन में आ रहा है। किसके साथ? E1 के साथ, जिसका यहाँ पर इंटरसेक्शन लिया गया है। इसी तरीके से जब हम 3 के लिए इंटू पढ़ने जा रहे हैं, मीन्स ये 3 के लिए, और इसको हम कहीं यूज नहीं करवाएंगे, ध्यान रखिएगा, खाली हम आपको समझा दे रहे हैं। अगर अभी आप ये सब यूज करेंगे तो बड़ा कंफ्यूजन होगा और आपको भी हम दिखाएंगे लॉ ऑफ जो एडिशन हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ा है और लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ा है, लॉ ऑफ एडिशन और लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो दोनों में पढ़ा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, वही यूज अभी हम प्रोबेबिलिटी में कराएंगे आपको भी दिखा करके। वहां म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए एडिशन था, क्यों भाई? और ये आपने पीछे पढ़ ही लिया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए एडिशन आ रहा प्रोबेबिलिटी का। और अभी इंडिपेंडेंट इवेंट जैसे पढ़ने जाएंगे वहां पर भी इंडिपेंडेंट इवेंट पे हम लोगों ने क्या किया था? लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था। तो वही यहां पर भी थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं और इसको आप अकॉर्डिंग टू अगर इस फॉर्म में दिया है तभी यूज करिएगा, अदरवाइज नहीं। अभी हम आपको दिखाएंगे कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर इसके इस सिंबल के हिसाब से आप जाएंगे तो आप कंफ्यूज बहुत रहेंगे। अभी हम आपको दिखाने चल रहे हैं, यही चीजें आज हमको बतानी है। अब आ जाइए, जब 3 इवेंट लेने जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3, इसलिए सब करा रहे हैं। मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में कहीं आ गया तो आपको पता होना चाहिए चीज ट्रू है, इसलिए करा रहे हैं। तो अब देखिए यहां पर अब क्या हो रहा है? 3 इवेंट्स का इंटरसेक्शन है, 3 का इंटू आएगा। स्टार्टिंग कहां से करना है? P1 से। अब क्या आएगा? अगला क्या जो बचा है, ये E1 इसके साथ नीचे आएगा, P2 बाई E1। और उसके बाद क्या होगा? इन दोनों का इंटरसेक्शन ये नीचे आएगा और जो तीसरी इवेंट बची है उसका इंटू आएगा। यानी देखिए प्रोबेबिलिटी समय किसकी निकल रही है? E1 की। यहां पर किसकी निकल रही है? E2 की। यहां पर E2 के लिए सैंपल स्पेस से काम कौन कर रहा है? E1। और यहां पर E3 के लिए सैंपल स्पेस से काम कौन कर रहा है? E1 इंटरसेक्शन E2। अब देख लीजिए, आप पहचानना सीख लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 लेंगे, स्टार्टिंग फर्स्ट से करिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 करेंगे, तो उसके बाद क्या हो जाएगा? इंटू क्या हो जाएगा? इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या? अगली इवेंट। अब ये जो जिसका अकुरेंस हो चुका है, जिसको मैंने पहले लिखा है, यही तो सैंपल स्पेस का मैंने आपको दिखाया है, वो सैंपल स्पेस आ गई। अब यहाँ पे 2 का हो चुका है तो दोनों का इंटरसेक्शन सैंपल स्पेस से काम करेगा, क्योंकि इंटरसेक्शन ही तो हम लोगों ने लिया था कॉमन एलिमेंट, और जाहिर है। और फिर क्या हो जाएगा? 3 का। अब आ जाइए, इसके बराबर लाना है इसको, इसकी वैल्यू क्या? अब देखिए प्रूफ करना हो, मान लीजिए ये चीज इसके बराबर प्रूफ करना, मान लीजिए बोर्ड में आपके आगे आ ही गया, इसको आपको प्रूफ करना है, तो कुछ नहीं करना है। राइट हैंड साइड लीजिए, इसको किसके बराबर लिखिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। इसको क्या लिखें? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 अपॉन
प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 यहां से कैंसिल हुआ, ये यहां से कैंसिल हुआ, और आपका बचा क्या, E1 इंटरसेक्शन E2 बच गया, E3 यही बच गया। समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट तो नहीं ना? तो कंडीशनल का यूज आप राइट हैंड साइड वाले को लेकर के कर लीजिएगा, क्योंकि कंडीशनल से ही तो मल्टीप्लिकेशन पढ़ने जा रहे हैं। अब आइए यहां पर हम पढ़ने जा रहे हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। क्या पढ़ने जा रहे हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट। अब यहां पर भी पढ़ने जा रहे हैं, ये देखिए इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं किसे, इंडिपेंडेंट इवेंट। अब यहां पर ये जो आपका है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाई E1, क्या इस समय ये इंडिपेंडेंट इवेंट की प्रोबेबिलिटी है? बोलिए नहीं। क्यों? क्योंकि E2 का अकुरेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? E1 पर। क्यों? क्योंकि E2 इसके लिए सैंपल स्पेस का काम कर रही है, यानी मींस E2 में से इसी में से क्या ले रहे हैं? कॉमन ले रहे हैं। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? तो क्या ये इंडिपेंडेंट हुई? तो इंडिपेंडेंट होने के लिए क्या बता रखा मैंने पीछे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, कि जितनी इवेंट्स का अकुरेंस होने जा रहा है उनमें से किसी भी इवेंट्स के अकुरेंस पर किसी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम फिर एक क्वेश्चन ले रहे हैं, मतलब क्वेश्चन नहीं ले रहे, एक चीज आपको समझा दे रहे हैं। जैसे आप लोग बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो कोई क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो इंडिपेंडेंटली सॉल्व करते हैं कि इंडिपेंडेंटली नहीं सॉल्व करते हैं, बताइए। अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन हर स्टूडेंट सॉल्व कर रहा है, यहां से लेकर के जहां तक भी लोग पूरे हिंदुस्तान में बोर्ड का एग्जाम होता है, हर बोर्ड का स्टेट वाइज होता है, सीबीएसई का पूरे इंडिया लेवल पे होता है, तो हर बच्चा अगर एक क्वेश्चन को पूरे एट ए टाइम पूरे हिंदुस्तान में सॉल्व कर रहा है, तो बताइए वो इंडिपेंडेंटली सॉल्व करता है कि नहीं? जल्दी बोलिए। इंडिपेंडेंटली सॉल्व करता है, मीन्स उसमें से किसी पर किसी का इफेक्ट नहीं पड़ता। बात समझ में आई? नहीं तो पता चला मालूम क्या, किसी ने कर लिया हिंदुस्तान में, वहां से तुरंत हो गया भाई अब कोई क्वेश्चन करेगा नहीं है क्योंकि सॉल्व कर चुका। ऐसा कहीं होता है? आपके क्लास में नहीं होता जब आप एग्जाम देते हैं? तो किसी भी बोर्ड जहां पे कंडीशन नहीं है बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन का सॉल्व करना क्या है, और आप कंडीशन के क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं तो इंडिपेंडेंटली सॉल्व करते हैं, नहीं करते हैं कि वहां पर कोई इंस्ट्रक्शन आपके पास, वो तो बात की मेरिट की अलग चीज हो गई। अब आ जाइए यहां पर समझिए, तो इसको इंडिपेंडेंट होने के लिए क्या होना पड़ेगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी समय किसकी है? E2 की ही तो है, तो ये किसके बराबर होगा बोलो? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हो जाएगा। अगर ये E1 और E2 इंडिपेंडेंट है तो अब बताइए ये E1 बाई E2 किसके बराबर हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। अगर ये इंडिपेंडेंट है, let E1 and E2 are बोलो independent events, independent events, ये हमने लेट कर लिया, चमक दिखाई पड़ रहा है, ये हमने लेट कर लिया। लेट E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो अगर अभी क्या बताया, इंडिपेंडेंट इवेंट्स किसे कहते हैं? जितनी इवेंट्स हैं उनमें से किसी के अकुरेंस पर अदर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और यहां पर क्या हो रहा है? E1 का असर पड़ रहा है, और अगर हमने लिख दिया तो मतलब E2 की प्रोबेबिलिटी पर E1 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाई E1 किसके बराबर हो गया? बोलिए E2। इसी तरीके से E1 बाई E2 किसके बराबर हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। तो अब बताइए देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 किसके बराबर हो गया? जल्दी बोलिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। तो ये हमारी कंडीशन आ गई कोई दो इवेंट्स को इंडिपेंडेंट प्रूफ करने का। क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 निकालेंगे, PE1 निकालेंगे, PE2 निकालेंगे, देखेंगे अगर दोनों आपस में क्या है? इक्वल है, तो वो इवेंट्स क्या है? इंडिपेंडेंट है। कोई डाउट हो बताइए? कोई डाउट हो बताइए? तो इसी तरीके से अगर हम 3 इवेंट्स को ले लें, उनके इंडिपेंडेंट होने की कंडीशन ले लें 3 इवेंट्स के लिए, फॉर इवेंट्स E1, E2, E3, ये ले ले, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन क्या? E3। ये किसके बराबर हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या? E2 इंटू प्रोबेबिलिटी क्या? E3। ये 3 इवेंट्स के इंडिपेंडेंट होने की कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई, ये भी कंडीशन हो गई।
अगर 3 इवेंट्स को हमें इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, तो आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 निकालना है और प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इसको इंटू करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, देखेंगे क्या आएगा, इक्वल आएगा। इसी तरीके से इसके लिए अगर अब इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो हम इन्हीं का यूज करेंगे क्वेश्चन में, इन्हीं का यूज करेंगे। इसको नोट कर लीजिए और इस पे हम क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। जो भी हमने आपसे कहा कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम मैंने लिखा है उसको यूज नहीं करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में हम यूज करके दिखा दे रहे हैं, उस मेथड से न करिएगा, उसका हम दूसरा मेथड बता रहे हैं, आप वही करिएगा। कैसे, ऐसा समझिए, उस रिजल्ट को लिखने की कोशिश ना करिएगा कहीं पर, आप क्वेश्चन को डायरेक्ट करने की कोशिश करिएगा, कॉन्सेप्ट को यूज करिएगा, प्रोबेबिलिटी का सिर्फ और सिर्फ कैसे देखिए समझिए, खाली इवेंट को पहचानिएगा। अब बाइक कंटेन्स 3 रेड 6 white and 7 blue balls. 2 balls are drawn at random 1 by 1. एक एक करके निकाली जा रही। Find the probability that first ball is white and second ball is blue when the first drawn ball is not replaced in the bag. यानी मीन्स पहली को निकालने के बाद उसको बैग में वापस नहीं किया था। अब देखिए यहां पर क्या है कि 3 कलर की आपके पास बॉल है और पहली क्या 2 बॉल ड्रॉ की गई है 1 by 1 करके। पहली बॉल को क्या पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बॉल इज वाइट, तो हम लेट कर ले रहे हैं E1 जो हमारी इवेंट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वाइट को, और ये जो E2 हमारी इवेंट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, बोलो कौन सी कलर की निकाली गई, सेकंड वाली ब्लू, ये हमने लिख दिया। अब देखिए पहले किसको निकाली गई है, व्हाइट, तो प्रोबेबिलिटी उसी बैग से निकाली गई है, सैंपल स्पेस तो वही है, बैग ही है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 किसके बराबर हुई, कितनी व्हाइट है इसमें देखिए 6, तो एक निकाली गई 6 E1 बाई टोटल कितनी हो गई 9 16, तो डायरेक्ट 3 बाई क्या लिख दे रहे हैं, 6 बाई कितना लिख दे रहे हैं 6 बाई 16, ये हमने लिख दिया, इसमें कोई डाउट। अब बताइए जो सेकेंड निकाली गई है वो इसके बाद निकाली गई है ना, तो अब बताइए क्या हो रहा है, अब चूंकि इसकी प्रोबेबिलिटी इस पे डिपेंड कर रही है कि नहीं कर रही, सैंपल स्पेस रिड्यूस हुआ कि नहीं हुआ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाई क्या बोलो E1, यानी इसके रेस्पेक्ट में। लेकिन हम डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी, कैसे पहचानिए, यहां पर क्या ब्लू पे कोई इफेक्ट पड़ा, ब्लू कितनी है 7 बाई, लेकिन सैंपल स्पेस रिड्यूस हुआ कि नहीं हुआ, कितना हुआ 15। अब आपको निकालना क्या है, दोनों निकाली गई है, तो यहां पर क्या हो गया, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, दोनों का मतलब क्या, इंटरसेक्शन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 किसके बराबर हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोलो E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या E2 बाई E1। ये देखिए क्यों, चूंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है इसलिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज कर रहे हैं, अगर ये इंडिपेंडेंट होता तो डायरेक्ट हम करते इंटू करते, जो भी पढ़ाया आपको। ये देखिए मैंने रिजल्ट यूज कर लिया, समझ में आया कि नहीं आया, वो रिजल्ट का यूज आ गया। अब दूसरा मेथड हम करने जा रहे हैं, उस रिजल्ट को नहीं यूज करने जा रहे हैं, और आप भी क्या करिएगा, इस रिजल्ट को मत यूज करिएगा, खाली ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसी सारा प्रूफ है वो हम ध्यान में रखेंगे, बस और कुछ नहीं। इतने के लिए हमने आपको कराया। अब आइए यहां से क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना हो गया 6 बाई 16 इंटू बोलो 7 बाई 15, इसको सॉल्व कर लेंगे ना, वो तो है नहीं। ये देखिए ये 2 हो गया, ये कितना हो गया 5 हो गया, ये हो गया 8, क्या आ गया 7 बाई 40, ये आंसर हो गया। अब हम देखिए इसी को दूसरे मेथड से करने जा रहे हैं, सब नहीं करने जा रहे, सब कुछ नहीं, दोनों बॉल का निकालना इंडिपेंडेंट इवेंट है कि नहीं है, बोलिए, हम कुछ नहीं करने जा रहे। इंडिपेंडेंट में क्या होगा, इंटू होगा, तो अब यहां पर ये सब कुछ ना E1 लिख रहे हैं ना E2 लिख रहे हैं, कुछ नहीं, यानी फर्स्ट बॉल को क्या निकाला जा रहा है, बोलिए व्हाइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहां पे खाली लैंग्वेज लिखेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट बॉल टू बी व्हाइट इज इक्वल टू, बोलिए कितनी व्हाइट है 6 बाई 16,
अब बोलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेकेंड बॉल टू बी क्या है, टू बी ब्लू। अब यहां पर क्या हुआ, सैंपल स्पेस रिड्यूस हुआ, उसमें कितने बचे, क्योंकि एक बॉल निकाल चुके हैं, उसको रिप्लेस नहीं किए हैं, अगर रिप्लेस करते हैं सैंपल स्पेस वही हो जाता। बताइए कितनी ब्लू हैं, 7, तो 7 बाई सैंपल स्पेस कितना है। अब बताइए दोनों बॉल निकाली गई है कि नहीं, अब उसको हिसाब से देखिए, इस हिसाब से नहीं, दोनों बॉल बैग से निकाली गई है, क्या दोनों में से किसी के निकालने पर कोई इफेक्ट आया, देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ये, और उसको लैंग्वेज में आप लिख दीजिएगा यहां पर ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। अब दोनों का क्या कर दें, दोनों क्या कर दें, इनटू कर दें। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यहां भी होगा, लेकिन ये आप डायरेक्ट करिएगा, ये सब मत लिखिएगा इसमें, नहीं इसमें आप बहुत कंफ्यूज होगे हम कहां क्या लिख रहे हैं, क्योंकि हम इसका यूज नहीं करेंगे। इसी तरीके से भी हम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम भी इसके बाद पढ़ाने जा रहे हैं, उसको भी दिखाएंगे, रिजल्ट को नहीं यूज करेंगे, थ्योरम पढ़ाएंगे, प्रूफ भी बताएंगे हम आपको, लेकिन यूज नहीं करेंगे, अभी दिखाएंगे हम आपको। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, या लिख दीजिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट बॉल व्हाइट एंड सेकेंड बॉल टू बी ब्लू, लिखिए क्या हो जाएगा, 6/16 इंटू क्या 7/15, यही जो भी आप निकाले, कितना निकाले हैं 7/40। कोई डाउट हो बताइए, कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा ना। आप यहीं से जाइएगा, अरे दोनों बॉलों का बैग से निकालना इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है, कोई एक ही तो कोवेरिएंस होता है, तभी तो ये इंटू कर रहे हैं भाई, इंटू यहां पर रिजल्ट से हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अगर हम इंटू कर रहे हैं रिजल्ट के थ्रू, मतलब हमारा कहने मतलब रिजल्ट को यूज करके कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो वो चाहे बाई करके लिख रहे हैं चाहे वैसे कर रहे हैं वो, तो आप इसी से जाइएगा। बात समझ में आई नहीं आई, नोट कर लीजिए। देखिए हमने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है, A problem of mathematics is given to 3 students whose probability of solving the problem are 1/3, 1/4, 1/5 respectively. Find the following probability. Exactly one of them will solve the problem. Exactly 2 of them will be solve the problem. All 3 students will solve the problem. At least 2 will solve the problem. At least 1 will solve the problem. Problem will be solved. 6 पार्ट मैंने लिखे हैं, और देखिए एक एक करके मैं करने जा रहा हूं, देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जैसा समझिए। पहले ये कॉन्सेप्ट बना लीजिए दिमाग में कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, जो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं तो उनको कोई डिस्टर्ब करता है, तो ये सॉल्व करना क्या हुआ, इंडिपेंडेंट, ये दिमाग में माइंड मेकअप कर लीजिए। अब आइए यहां पर क्या, इवन हम लेट कर ले रहे हैं कि ये फर्स्ट स्टूडेंट के लिए है, इवेंट किसके लिए, फर्स्ट स्टूडेंट के लिए, ये लिखिएगा, लेट E1 इज द इवेंट फॉर फर्स्ट स्टूडेंट। E2 जो है किसके लिए है, बोलिए सेकेंड स्टूडेंट के लिए, जिसके लिए कहा जाएगा उसी लेट करिएगा। E3 किसके लिए, थर्ड स्टूडेंट के लिए, और इनकी रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी दी गई है, तो आप उसको लिख दीजिए, इस सब में कुछ करना ही नहीं है। PE1 किसके बराबर हुआ, 1/3, PE2 किसके बराबर हुआ, बोलो 1/4, और PE3 किसके बराबर हुआ, 1/5। यहां पर PE1 डैश PE2 डैश भी निकाल लीजिए, क्यों निकाल लीजिए भी हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। कौन सी इवेंट है, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में भी मैंने कराया था नॉन अकोरेंस का, दोनों में वही डिफरेंस यहां पे पहचानना है। अब यहां पर PE1 डैश कितना हो जाएगा, बोलो 1 माइनस PE1, बोलो क्या 2/3, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। PE2 डैश जल्दी बोलिए किसके बराबर होगा, 1 माइनस 1/4 कितना 3/4, और PE3 डैश क्या बोलिए 4/5। अब आइए, ये इंडिपेंडेंट होने की वजह से मैंने डैश निकाला। अब इसका यूज देखिए कहां करने जा रहे हैं, पहला पार्ट करने जा रहे हैं। ये पहला पार्ट क्या है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल बी सॉल्व, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल सॉल्व,
इज इक्वल टू एग्जैक्टली 1। इसके और कितने लोग हैं, तो अब बताइए, तो एग्जैक्टली 1 में क्या है, पहला सॉल्व कर सकता है, बोलो, और दूसरा सॉल्व कर सकता है, और तीसरा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किसी एक का सॉल्व करना कौन सी इवेंट है, फिर बोलिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो क्या होगा, एडिशन होगा। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, ये P1 थोड़ा सा स्पेस दे करके एडिशन ले रहे हैं, प्लस Pe2 और फिर थोड़ा स्पेस दे करके एडिशन ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, ये हम आपको समझाने जा रहे हैं। यहां चमक तो नहीं रहा, प्लस Pe3 स्पेस दे करके। अभी तक हमने स्पेस दे करके एडिशन नहीं किया था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में डायरेक्ट कर लिया था। लेकिन ये इवेंट तीनों में से किसी एक का सॉल्व करना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, लेकिन ये E1 E2 E3 जो तीनों स्टूडेंट सॉल्व कर रहे हैं, ये कौन सी इवेंट है, इनका सॉल्व करना कौन सी इवेंट है, इंडिपेंडेंट। अब यहां से पहले स्टूडेंट ने सॉल्व कर लिया, ये हमने ले लिया, लेकिन जो दूसरा और तीसरा बैठा है वो इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहा है। तो ये हमको कंफर्मेशन चाहिए कि उसने सॉल्व किया है कि नहीं। क्योंकि एग्जैक्टली 1 सॉल्व कर रहा है, तो अब यहां पर हमें उन दोनों की कन्विंस चाहिए, उन दोनों का कंफर्मेशन चाहिए कि उनको अब सॉल्व नहीं होने देना है, मींस उनकी ना सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बात समझ में आई कि नहीं आई। और इंडिपेंडेंट है तो क्या करेंगे, इनटू करेंगे। अगर उनकी कन्विंस नहीं लेंगे, यानी उनके ना सॉल्व होने के नहीं लेंगे, तो इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहे हैं, क्या ऐसा ना वो भी सॉल्व करके बैठे हो। तो यहां पर अब क्या करेंगे, बोलो, इनटू करेंगे। किसका करेंगे, सेकंड वाले के ना सॉल्व होने की, एंड इनटू करेंगे। कंफर्मेशन चाहिए क्योंकि इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहे हैं। तो बोलिए क्या, P, बोलिए E2 डैश इंटू Pe3 डैश। समझ में आया। अब बोलिए, ये सेकंड सॉल्व कर रहा है, तो इसके साथ किसकी करनी चाहिए, हाँ, Pe1 डैश, ये इसी ऑर्डर में लिखिए, Pe1 डैश, सॉरी Pe3 डैश इंटू बोलो Pe1 डैश, और इसी ऑर्डर में फिर लिखिए, बोलिए जल्दी से, Pe1 डैश इंटू Pe2 डैश। क्या इसको कर लेंगे आप कि नहीं कर लेंगे, अब आगे ये हो गया आंसर। कोई डाउट हो बताइए। अब यहां पे ये इंडिपेंडेंट इवेंट है इसलिए ऐसा किया है, क्योंकि अब हमें वहां पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है, अकोरेंस तो किसी एक ही का होता है ना, सिर्फ आप एडिशन कर लिया, और एडिशन करने के बाद क्या, ना सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कराई है ना, या कुछ है, उसको 1 में से बाद में क्या किया, माइनस। और यहां पे अकोरेंस तो किसका, तीनों का होना है, इसलिए तीनों का होने का मतलब क्या कि एग्जैक्टली 1 सॉल्व करे, तो हमें ये करना पड़ेगा कि एक को अब एग्जैक्टली 1 में क्या, पहला भी सॉल्व कर सकता है, और दूसरा भी सॉल्व कर सकता है, और तीसरा भी कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुआ, सबका एडिशन लिया, स्पेस दे करके क्यों लिया था, समझ में आई बात, इनटू करने के लिए, क्योंकि इंडिपेंडेंट है। डैश क्यों निकाला पहले, बात समझ में आ गई। कर लेंगे इसको, आगे सॉल्व कर लेंगे। और एक काम करिएगा, यहां पे कैंसिल मत करिएगा किसी को, जो वैल्यू लिखिएगा जिसे हम आपको बता दे रहे हैं, कैंसिल मत करिएगा। क्यों, क्योंकि सबका एलसीएम क्या आएगा, सेम आएगा, फिर आप ऊपर आसानी से ऐड कर लेंगे। अगर कैंसिल कर देंगे, देखिए हम एक पार्ट यहां पे कर दे रहे हैं, P1 किसके बराबर, जल्दी बोलिए, 1/3, जल्दी बोलिए, P2 डैश, सही वैल्यू बोलिएगा, 3/4, P3 डैश, फिर बोलिए प्लस P2, जल्दी बोलिए, वैल्यू हम नहीं देख रहे हैं भाई, जल्दी बोलिए, P3 डैश, फिर बोलिए P1 डैश 2/3, फिर बोलिए प्लस जल्दी से P3 चलो P1 डैश कितना इंटू P3 डैश 4/। अब यहां पर एलसीएम सेम है, यहां पे 3 4 5 आना चाहिए, क्या हुआ, यहां पे क्या है, कहां पे 4 होगा, ये 4/, ये वाला 3/4 पहला लास्ट वाला, वही हमने कहा। तो आप लोग 4/5 बोल रहा कोई, या हम ज्यादा सुन रहे हैं, यहां जल्दी बोलिए, 3/4। समझ में आया। अब देखिए एलसीएम क्या है, 60। अब एलसीएम 60 हो गया, न्यूमरेटर को चुपचाप आप ऐड कर लीजिए। अगर ये कैंसिल करेंगे तो आप डिस्टर्ब होंगे, फिर आपका टाइम बचेगा, सब कुछ होगा। अब ऊपर कितना आ गया देखिए, 12 8 20 और 6, वो हो गया, कैलकुलेशन हो गई, कितना आ गई 13/30, ये आंसर हो गया। ये हमने इसलिए करके दिखा दिया कि आप इसको कैंसिल मत करिएगा, एलसीएम सेम होगा, खाली न्यूमरेटर ऐड कर लेना। अब आइए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ
exactly two of them will solve. अब देखिए इज इक्वल टू सॉल्व करें, तो इसका टू सॉल्व करने का मतलब क्या है कि जो बचा हुआ है तीसरा वो ना सॉल्व करे। तो अब यहां पर क्या करिए, जो आपने यहां पर P1 P2 P3 किया था ना, इसी पे क्या लगा दीजिए डैश, और बाकी पे डैश हटा दीजिए। हो क्या दोगा सॉल्व करना? भाई तीन ही लोग तो हैं, तो तीन नहीं सॉल्व करेंगे तो क्या लिख दीजिए, ये देखिए ये बोलिए, अब उल्टा कर लीजिए ये, जिससे कैलकुलेशन आसान रहे और चीजें फिर आपको ज्यादा उसमें माथापच्ची न करनी पड़े। क्या लिखे बोलिए जल्दी से, P1 इंटू बोलिए P2 डैश इंटू P3 डैश, तीन लोग हैं, सॉरी ये पहले को डैश लिखिए, P1 डैश, भाई तीन ना सॉल्व करें बाकी दो सॉल्व करें, तो तीन केसेस बनेगा। ये भी क्या हुआ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, या तो दूसरे तीसरे सॉल्व करेंगे या तीसरे पहले, बोलिए, या पहले दूसरे। तो अब क्या होगा, लेकिन उसमें से एक तो नहीं बंदा सॉल्व कर रहा ना उसमें, तो जो नहीं सॉल्व कर रहा उस पर डैश लगा दीजिए, बाकी इंटू कर दीजिए। नहीं समझ में आ रहा, ये भी तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुआ, तो क्या लिखे जल्दी बोलिए अगला, हाँ उस पर डैश लगाइए, फिर ये गलती नहीं होगी कभी, जल्दी बोलिए, इंटू P1 इंटू P3, फिर बोलिए प्लस P3 डैश, वेरी गुड, इंटू बोलो P1 इंटू P2। कोई डाउट होता है वैल्यू लिख लीजिएगा, कर लेंगे, नोट कर लीजिए, जल्दी शादी कर लें। अगला पार्ट आइए देखिए, तीसरे पार्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं, ऑल थ्री स्टूडेंट विल सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ये तीसरा पार्ट है, ऑल थ्री प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग ऑल थ्री स्टूडेंट्स इज इक्वल टू, बताइए इंडिपेंडेंट है ना, तो क्या करना है तीनों को इंटू करना है, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, ये हो गया, आंसर हो गया, इसी वैल्यू लिख दीजिएगा, कर लेंगे। अब आइए आगे बढ़ने जा रहे हैं, चौथा पार्ट, एटलीस्ट टू विल सॉल्व द प्रॉब्लम, एटलीस्ट टू। तो एटलीस्ट टू का मतलब क्या कि दो स्टूडेंट सॉल्व करें या तीनों करें, तो दो का सॉल्व करना अपने आप में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, और इनके साथ तीनों का मिलकर के सॉल्व करना क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो सबको क्या करें, ऐड कर लें। तो यहां पर जो प्रोबेबिलिटी होगी हम लिखने जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग एट लीस्ट टू स्टूडेंट्स इज इक्वल टू, तो अब देखिए क्या हुआ, किसकी एग्जैक्टली टू वाला और प्लस थ्री वाला, क्योंकि एटलीस्ट टू मतलब दो लोग सॉल्व करें मिलकर के, और तीनों, तो दो का सॉल्व करना और तीनों का क्या हुआ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दोनों को ऐड कर लीजिए। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, इंडिपेंडेंट में जो आप पढ़ने जा रहे हैं, जो यहां पर है, इसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट का बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। तो यहां पर क्या लिखने जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली टू और प्लस, बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल थ्री। तो अब एग्जैक्टली टू निकाल गया है पीछे ना, ये लिख लेंगे, बोलिए कोई डाउट तो नहीं ना, और ये थ्री भी निकाल के कर लेंगे, समझ में आ गया ना। आइए पांचवें पे आइए, एटलीस्ट वन विल बी सॉल्व द प्रॉब्लम। एटलीस्ट वन मतलब क्या, एक सॉल्व करें या दो सॉल्व करें या तीनों, ये पीछे किया आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, वही चीज है, यहां सिर्फ प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में आ रही वो। तो क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन विल सॉल्व द प्रॉब्लम इज इक्वल टू एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन प्लस
प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 प्लस 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल 3। अब समझिए, इसी को हम और करके कर दे रहे हैं एक और पार्ट, इसी को ही एक और तरीके से। मार्कर कहाँ है? अब देखिए इसी, अब समझिए 3 स्टूडेंट तक है और स्टार्टिंग कहां से की गई? एग्जैक्टली एटलीस्ट 1 से। तो एटलीस्ट 1 सॉल्व करें, बोलिए। तो एटलीस्ट 1 का मतलब क्या हुआ? एक स्टूडेंट मिलके सॉल्व करे, या 2 लोग मिलके सॉल्व करें, या तीनों। तो ये तो हमने लिख दिया और ये सब ऊपर करा के आए, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, अगर एक लोग मिलकर उनमें तीनों में से एक कोई एक सॉल्व करता है तब भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, 2 सॉल्व करते हैं तब भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अगर तीनों सॉल्व करते हैं तब भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो जो ये आखिरी पार्ट है, ये यही पार्ट है, प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, ये सॉल्व हो गई। अब सुनिए, इसको हम और शॉर्ट में करने जा रहे हैं, आपको एग्जाम में यही करना है। इवेंट क्या है? इंडिपेंडेंट है। तो अब हम क्या करें? प्रोबेबिलिटी के ना सॉल्व होने की प्रॉब्लम निकाल लें। क्या निकाल लें? प्रॉब्लम के ना सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी, और फिर बाद में उसको 1 में से क्या कर दें, तो 100% वो प्रॉब्लम सॉल्व है। तो इतना लंबा नहीं करने जाएंगे। कब? जब प्रॉब्लम विल बी सॉल्व लिखा जाए या एटलीस्ट 1 सॉल्व। तो एटलीस्ट 1 में भी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, और जो ये लिखा गया है इसमें भी प्रॉब्लम क्या हो रही है? सॉल्व। नहीं बात समझ में आई? बोली कोई डाउट हो बताइए। तो क्या करने जा रहे हैं? प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, ऊपर कर दें, चमक तो नहीं रहा है, वहां चमक तो नहीं रहा था। चलिए यहां कर दे रहे हैं क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन सॉल्विंग द प्रॉब्लम इज इक्वल टू PE1 डैश इंटू, बोलो PE2 डैश, क्योंकि इंडिपेंडेंट है इंटू कर दिया, इंटू PE3 डैश ना सॉल्व होने की है। अब यहां पे ऊपर हम वैल्यू लिख दे रहे हैं, यहीं पे लिख दे रहे हैं। PE1 डैश फटाक से बोलिए जल्दी से, 2/3, फिर बोलिए 3/4, फिर बोलिए 4/5। यहां कैंसिल कर लीजिए, क्योंकि एलसीएम नहीं ले रहे आप, एडिशन नहीं करना आपको। 4 4 3 3, कितना बचा? Therefore, probability of at least 1 will be solved, हम इसी कर रहे हैं। probability of at least 1 will be solved is equal to 1 माइनस कितना? 2/5, क्या आ गया बोलिए? 3/5। यही आंसर हो गया। और आपका ये छठा पार्ट भी यही हो गया, प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। इसमें भी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही, उसमें भी हो रही। तो इसको भी निकाल के लिए क्या करेंगे? ये निकाल लिया, उनमें से क्या कर दिया? माइनस कर दिया। और यही आप करिएगा, ये मत करिएगा। हाँ, जब आपके एग्जाम में कोई आए एग्जैक्टली 1 सॉल्व करे तो उसको करिए, एग्जैक्टली 2 आ जाए तो ये करिए। तो ये सारे पार्ट हमने इसलिए करा दिया कि ये इसमें से कोई एक पार्ट इस तरीके से पूछा जा सकता है, या कभी कभी ज्यादातर यही पूछा जाता है, एटलीस्ट 1 या प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसमें कोई डाउट? और बिल्कुल सेम क्वेश्चन यही, कोई 3 शूटर हैं, किसी टारगेट को हिट कर रहे हैं, 3 शूटर्स आर हिटिंग अ टारगेट, देयर रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज आर, यही लिख दिया। और फिर यही पार्ट बढ़ा दिया, यही पार्ट, फाइंड द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी, एग्जैक्टली 1 ऑफ देम विल शूट, एग्जैक्टली 2, एटलीस्ट 1, यही सारे पार्ट बढ़ा दिया। बिल्कुल यही तरीका है, क्योंकि इंडिपेंडेंट है, खाली क्या हो रही? लैंग्वेज बदल रही है। क्योंकि आप देखे होंगे जब शूट वगैरह होती है तो उसमें क्या होता है? बोलिए, एक ने शूट किया, अगर उसने हिट कर दिया तो क्या अब वो अगले को चांस नहीं मिलता है? मिलता है। तो इंडिपेंडेंटली सब करते हैं तो भी इंडिपेंडेंट। यही सेम क्वेश्चन हुआ। और सुन लीजिए, यही सेम क्वेश्चन कि 2 पोस्ट है, उसके लिए 2 लोग इंटरव्यू देने आ रहे हैं, उनमें से केवल एक सिलेक्ट हो, उनकी प्रोबेबिलिटी रहेगी यही क्वेश्चन में। जैसे 2 persons A and B are appearing for an interview for 2 posts,
for 2 vacant posts with their respective probability 1/4, 1/5. Find the following probability. At least one of them will select. तो at least one में क्या होगा, पहला सेलेक्ट हो दूसरा ना हो, और दूसरा हो पहला ना। तो वही जो भी आपने किया वही केस हुआ। All select, find the probability that both are select, find the probability that none of them will be select. तो कर लेंगे, कोई डाउट तो नहीं ना। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये इंडिपेंडेंट का है, और यही चीज अभी हम पीछे क्वेश्चन में करा के अभी भी आपको रिमाइंडर डाल दे रहे हैं कि एक पोस्ट के लिए 3 लोग इंटरव्यू देने आ रहे थे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम विल बी सिलेक्ट। तो जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव था तो इसलिए वहां एडिशन ले करके तब, क्योंकि वहां सिलेक्शन किसी एक का होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में अकुरेंस किसी एक इवेंट का होगा, तो हमने क्या किया था, एडिशन लिया था। एडिशन ले करके फिर 1 में से माइनस करेंगे, पहले किसी को सिलेक्ट करेंगे, और यहां पर क्या कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट है, क्या कर रहे हैं, नॉन अकुरेंस मीन नॉन सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी निकाल के फिर 1 में से माइनस कर रहे हैं। ये जरूर पहचानेंगे, नहीं गलती होने के चांसेस रहेंगे, नोट कर लीजिए। कर दिया। आइए देखिए, 2 क्वेश्चन हमने आपके सामने लिखा है, इसको पहचानिए। 2 persons A and B speaks truth 75% and 80% respectively of the cases, of the बल्कि same cases कर लेते हैं। of the cases मीन, चलिए ठीक है, how many percent मीन्स यहाँ पर same cases के लिए है, how many percent they will oppose to each other, और सेकेंड पार्ट है दे विल एग्री टू ईच अदर। अगर एग्री आता है तब भी आप अपोज होने की ही प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो ये किसी एंगल से क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का नहीं लग रहा है, तो हम प्रोबेबिलिटी निकाल के ही जाएंगे। अब बताइए, 2 लोग हैं, एक 75%, तो ए वाले को हमने लेट कर लिया ए, ये इसका सोल्यूशन पहले वाले का ये इसको नंबर ही कर दी 1 2 ये पहले वाले को हमने लेट कर लिया। ए के लिए इवेंट हमने E1 लेट कर ली, और बी के लिए इवेंट हमने क्या लेट कर ली, बोलिए E2। यानी किस बात की, स्पीक ट्रूथ, ये जो दिया वही इवेंट, स्पीक ट्रूथ, और यहां पर भी स्पीक ट्रूथ। अब बताइए, तो ए कितने % सच ट्रूथ बोल रहा है, स्पीक ट्रूथ कितना है उसका, 75, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 75/100, भाई सैंपल स्पेस 100 का हो गया, परसेंट का मतलब परसेंट पे सैंपल स्पेस 100 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, अभी ऐसे रहने दीजिए, बताइए, अब बाद में करेंगे। ऐसे दूसरे वाले की क्या हो जाएगी, 80%। अब चूंकि जैसे 2 लोग बोलते हैं, स्पीक ट्रूथ बोलते हैं, चाहे झूठ बोलते हैं, चाहे जो करते हैं, तो इंडिपेंडेंटली बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। आप लोग क्लास में भी बोलते हैं, तो क्या एक बोलेगा तो बाकी सब चुप रहेंगे, ऐसा हो सकता है, बोलिए। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होता, क्या होता है, इंडिपेंडेंट। तो अब बताइए, यही करने जा रहे हैं, अपोज टू ईच अदर। बताइए अपोज कब होगा, जब इनमें से एक, बोलिए, सच बोले और दूसरा झूठ बोले, एक ट्रुथ बोले, एक जो है झूठ बोले, लाई टेल लाई, तो क्या हो जाएगा, अपोज शुरू हो जाएगा। दोनों सही बोलेंगे तो अपोज होगा। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, यहां पे लिखने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अपोजिंग टू ईच अदर। टू ईच अदर क्या हो जाएगा, अब देखिए, यानी एक सच बोले एंड, यानी दोनों उसी समय क्या बोले, भाई एक सच बोले दूसरा चुप रहे तो अपोज होगा, बोलिए। यानी दोनों का बोलना क्या है, मस्ट है, तभी तो अपोज होगा। अपोज किस केस में होगा, उनमें से कोई एक सच बोले दूसरा झूठ बोले तो अपोज शुरू हो जाएगा। झूठ बोलने वाला भी अपोज करेगा कि तुम झूठ बोल रहे हो, वो भी बोलेगा, तो अपोज एक ही केस में होगा। तो ये अब बताइए, और दोनों झूठ बोले हैं तो भी अपोज नहीं होगा, वो अपने मस्त है, वो अपने मस्त है। तो क्या हो जाएगा, PE1 इंटू बोलो PE2 डैश, ये इंडिपेंडेंट हो गया। अब बताइए, तो क्या जरूरी कि पहला सच बोले दूसरा झूठ बोले, ये भी तो सकता है, दूसरा सच बोले और पहला झूठ बोले, तो ये कौन सा केस हुआ, भाई यही आपको समझना, कब इंडिपेंडेंट लेना, कब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लेना, बस यही है। ये इन और प्लस बोलिए PE1 डैश इंटू बोलो
PE2। तो इंडिपेंडेंट में इसकी जरूरत पड़ेगी, हमने नहीं निकाला तो यहाँ पे 3 बाई कितना कर दे रहे हैं 4, और यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं 4/5, और यहाँ पर अब P1 डैश क्योंकि एलसीएम भी सेम रहेगा, PE1 डैश निकाल लीजिए कितना आ जाएगा 1/4, और PE2 डैश भी निकाल लीजिए तो कितना आ जाएगा बोलिए 1/5। अब ये वैल्यू लिख दीजिए तो क्या आ जाएगा PE1 3/4 इंटू बोलो 1/4 सॉरी 1/5 P2 डैश प्लस फिर बोलिए P1 डैश 1/4 इंटू बोलो PE2 कितना 4/5, कैंसिल मत करिए क्योंकि एलसीएम सेम है, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। एलसीएम कितना है 20, ऊपर कितना आ गया 7/20, ये प्रोबेबिलिटी आई है, लेकिन क्वेश्चन ने प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा है, क्या पूछा है परसेंटेज, तो इसको 100 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई। देयरफॉर परसेंटेज ऑफ अपोज टू ईच अदर क्या हो जाएगा 7/20 इंटू 100, ये हो गया परसेंट, कितना आ गया 35%। अब परसेंटेज ऑफ एग्री ये भी निकालिए, पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट, तो जब भी निकालिएगा तो अपोज निकाल के ही एग्री पे जाइएगा, तो क्या हो जाएगा परसेंटेज ऑफ एग्री टू ईच अदर, एग्री टू ईच अदर क्या हो जाएगा बोलिए 100 माइनस 35 कितना आ गया 65% पर ये एग्री होंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? जबकि अगर ये भी करेंगे तो आप अपोज की प्रोबेबिलिटी का भी जाएंगे, तो इसमें गलती होने के चांसेस है। बोलिए बात समझ में आ गई नहीं आ गई, नोट कर लीजिए। तो लिखा है, ये क्वेश्चन लिखा है देयर आर 2 bags, bag B1 contains 3 white 4 green and 5 red balls, bag B2 contains 2 white 3 green and 7 red balls, one ball is drawn at random from each bag, यानी दोनों में से निकाला गया। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, यहां भी हमने दैट नहीं लिखा था, यहां लिखा था बोथ नहीं लिखा था, लिख दिया उसको। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ऑफ द सेम कलर। अब देखिए यहां पर समझिए ये बैग फॉर बैग B1 लिख दीजिए, इनका क्या क्या कलर है, ऊपर 3 वाइट ना, वाइट पे 3 लिख दीजिए, और फिर क्या है ग्रीन फॉर जी पे कितना 4, और यहां पर रेड पर कितना 5, फॉर बैग B2 ऐसे लिख दीजिए, बैग B2 लिख दीजिए। अब यहां से क्या है B2 के लिए वाइट कितनी है 2, ग्रीन कितनी है 3, और रेड कितनी है 7। ये देखिए, आइए पहचानिए। अब दोनों से एक बॉल इससे निकाली गई, एक इससे निकाली गई, सेम कलर की हो, इसका मतलब क्या हुआ दोनों बैग से बॉल का निकालना कौन सी इवेंट है, पहले ये बताइए, तेज बोलिए। दोनों बैग से एक एक बॉल का निकालना कौन सी इवेंट है, जल्दी बोलिए। अरे भाई 2 बैग दे दे, दोनों से एक एक बॉल निकालिए। अभी 2 बैग हम ऐसे दे दें यहां से और कहते हैं कि एक एक बॉल निकालिए, तो दोनों से बैग बॉल का निकालने पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो कौन सी इवेंट हुई इंडिपेंडेंट। अब आइए, तो अब सेम कलर की हो, इसका मतलब क्या हुआ पहले बैग की भी बॉल जिस कलर की हो एंड दूसरे बैग की भी बॉल क्या हो उसी कलर की। मीन्स क्या कि पहले की क्या हो व्हाइट, दूसरे की भी क्या हो व्हाइट, फिर क्या हो पहले की भी ग्रीन दूसरे की भी ग्रीन, तीसरे की क्या रेड, और सॉरी पहले की भी रेड और दूसरे की भी रेड। अब बताइए इन सेम कलर का होना कौन सी इवेंट है, तेज बोलिए। बस बाद में ऐड कर लीजिए, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो हो गया। तो देखिए अब इसमें कुछ नहीं लिखना, कुछ लेट नहीं करना, ध्यान रखिएगा, सिर्फ बेसिक पे रहिए, कॉन्सेप्ट पे क्या कि जो आपने अभी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन पढ़ा उसी पर।
कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं इंडिपेंडेंट के लिए, उसको पहचान लीजिए, कर लीजिए, बस हो गया। तो क्या प्रोबेबिलिटी फॉर बोथ ड्रॉन बॉल फ्रॉम ईच बैग टू बी, पहला कलर क्या ले लें, व्हाइट, इज इक्वल टू, लैंग्वेज लिख दिया। तो पहले की व्हाइट निकाली और दूसरे की, तो पहले की भी व्हाइट एंड, तो दोनों क्या कर दें, तो पहले की व्हाइट निकालिए, कितनी आएगी, 3/12, ये हो गया, इंटू दूसरे की व्हाइट क्या होगी, 2/12। नहीं समझाया? अब आ जाइए, लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी फॉर बोथ ड्रॉन बॉल फ्रॉम ईच बैग टू बी क्या, ग्रीन। जल्दी बोलिए क्या है, जल्दी बोलिए, पहले ग्रीन बोलिए, 4/12 इंटू कितना, 3/12 हो गया। अब बताइए सेकेंड बोलिए, यहां पे लिख दें कुछ प्रोबेबिलिटी, ये जिसे पता रहे, यहां पे भी लिख दें क्या, प्रोबेबिलिटी फॉर बोथ ड्रॉन बॉल फ्रॉम ईच बैग लिख दीजिए भाई, ईच बैग, ये बैग छुटा हुआ था, ईच बैग टू बी व्हाइट टू बी ग्रीन, यहां पर टू बी रेड। जल्दी बोलिए क्या आई, 5/12 इंटू 7/12। इसमें कोई डाउट, समझ में आ गया? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम कलर की हो, तो इसका मतलब क्या, इन तीनों में से कोई एक ही तो होगा। ये कौन सा केस हुआ, ऐड कर लीजिए, देयरफॉर, ऊपर लिखेंगे नीचे लिखिए, चमक नहीं रहा, प्रोबेबिलिटी ऑफ getting both drawn ball to be same color is equal to, क्या करें, करिए, कितना आ गया, 6/144 प्लस 12/144, कैंसिल मत करिएगा ऐसे केसेस में, 35/144, फटाक से ऐड करके बताइए कितना आया, गलत नहीं होना चाहिए, 53, चलो 53/144, अगर ये कैंसिल हो रहा था तो कैंसिल कर दीजिएगा और नहीं छोड़ दीजिएगा। बोले समझ में आ गया नहीं आ गया, कोई डाउट हो बताइए, समझ में आ गया ना? हाँ, अब इसी पे कई पार्ट आ सकता है, क्या, जैसे हमने सेम कलर कर दिया तो कह दिया गया कि यही दो बैग हैं, पहले से दो बॉल और पहले से दो, दूसरे से एक बॉल निकाली जा रही है, पहले वाले बैग की ब्लू और दूसरे वाले की व्हाइट होने की, तो उससे ब्लू निकाल के व्हाइट निकाल के इंटू कर दीजिए, क्योंकि दोनों से निकालना कौन सी इवेंट है, इंडिपेंडेंट है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, कोई डाउट तो रही ना? हाँ, नोट कर लीजिए इसको।